अमूमन आंदोलन की कोख से निकलने वाले लोग अक्सर क्रांतिकारी कहे जाते हैं। क्रांतिकारी कई तरीके के हो सकते हैं। कोई अपनी कलम से क्रांति की आग जलाता है, तो कोई जेल जाकर सड़कों पर आंदोलन करके इस तरीके के क्रांतिकारी आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन आज मैं एक ऐसे शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ जो वाकई में क्रांतिकारी तो हुए, जिनकी पहचान आंदोलन की कोख से हुई, लेकिन आज अपनी कलम अपनी लेखनी से एक अलग सा मुकाम हासिल कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं, हाल ही में उनकी एक किताब निकली है इश्क बगावत, जो बहुत चर्चित हुई है। साथ ही उनकी एक फिल्म भी आई जिसमें उन्होंने एक गाना लिखा था, ओ साथिया। फिल्म का नाम था मेजर। इस गाने को लिखने वाले वो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, रितेश रजवाड़ा जी। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास। मैंने आपका परिचय आंदोलन की कोख से बताया है। उस आंदोलन की जर्नी में आपको लेकर जाना चाहता हूँ। कैसा रहा वो, कहाँ से आंदोलन की तरफ आपने मन बनाया, फिर आंदोलन से आज एक लेखक की तरफ। आंदोलन ना किसी व्यक्ति के भीतर होता है। क्रांति किसी व्यक्ति में डालनी नहीं पड़ती, ईश्वर उसका निर्माण करके भेजता है। किसी व्यक्ति में म्यूटिनी होती है, उसके स्वभाव में होती है, और जिस तरह का परिवार उसका होता है, आवरण जैसा होता है। जी। मेरे परिवार का माहौल शायद इस तरह से था, जहाँ खूब बढ़िया चर्चा होती थी दादा साहब के पास बैठकर। तमाम विचारकों पर बात होती थी, तमाम लिटरेचर्स पे बात होती थी, तमाम नॉवेल्स पे, तमाम पोएट्रीज पे, तमाम क्रांतियों पे, तमाम राजनीतिक गतिविधियों पे। तो वो सम्मिश्रण था मेरे भीतर। तो किसी भी असहमति पर बोल देने की ताब या बोल देने का हौसला मुझे मेरे परिवार से मिला, जिसे मेरे दोस्तों ने बहुत अच्छे से आकार दे दिया कि ठीक है, तुम बोलो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। ये जब आंदोलन की शुरुआत हुई तो उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? मुझे लगता है 19 साल रही होगी। 19 साल की उम्र में आपने आंदोलन का दामन थाम लिया था। पहला आंदोलन ने मुझे थाम लिया था। आंदोलन ने आपको थाम लिया था। क्या आंदोलन था वो? पहला आंदोलन क्या था? पहला आंदोलन मुझे याद है, पटरी गुमटी के समर्थन में था। मेरे मित्र और भाई हैं प्रतीक शाही जी, वो अध्यक्ष हुए थे यूथ के, और बड़े भाई अभिषेक सिंह राणा जी के नेतृत्व में, प्रतीक शाही भाई के नेतृत्व में, दियरा राज परिवार से प्रतीक शाही भाई, उनके नेतृत्व में पहला कार्यक्रम था। मुझे ठीक से जो याद है, पटरी गुमटी के समर्थन में था। उसमें पिंकी जोयल जी यहाँ पे डीएम थी। तो वो पहला आंदोलन था जो सफल रहा था। क्या किया था आपने उसमें? हम लोग उसमें पहले आपको पहचान बनाने की ये होती है, तो भीड़ में आदमी था और नारे लगाते और चीज़ें वहाँ करते पहुँचा गया। तो जब हम लोग डीएम के समक्ष गए, एक प्रतिनिधि मंडल गया, तो जो लोग उस वक्त के होंगे वो जानते थे कि पिंकी जोयल बड़ा धाकड़ हो रहा था उनका। तो उन्होंने पहुँचते ही पूछा कि अच्छा, कल तो दुकानें बनवा रहे हैं हम लोग, पटरी गुमटी को वहाँ शिफ्ट कर देंगे, तो फिर आप ही जैसे लोग नेता आएंगे वहाँ पे, उनको अपने चहेतों को दुकान दिलाएंगे, अच्छे लोग वंचित रह जाएंगे। बिल्कुल। तो लोग थोड़ा थोड़ा चुप थे। तो मैंने पीछे से, मैं बहुत कम सिन उम्र का था, कम एज का था, मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा ये बताइए, दुकानें बनने में कितना वक्त लगेगा? कम से कम 4 से 6 महीने। जो व्यक्ति रोज समोसा बेच के, मूंगफली बेच के, चाय बेच के, चप्पल पॉलिश करके, जूता पॉलिश करके, जूस बेच के खाना खाता है घर पे, आज उसकी दुकान उजड़ जाने से उस 4 महीने बाद बसने के बीच में वो खाना कहाँ से खाएगा? इसकी व्यवस्था आप कर दीजिए, हम लोग आंदोलन वापस ले लेंगे। और अगर इसकी व्यवस्था आप नहीं कर पा रही हैं, ये 4 महीने का ड्यूरेशन उसको भूखा मरना पड़ रहा है, तो हम सड़क पे रहना बेहतर समझेंगे, सड़क पे रहेंगे, आप भिजवा दीजिए, जेल भिजवा दीजिए, मुकदमा लिखवा दीजिए। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा, फिर उन्हें बात समझ आई, नाम वाम नोट किया, चीज़ें हुई, फिर वो नहीं हटाए गए लोग। उस वक्त जब आपने आंदोलन किया तो क्या आप कुछ लफ्ज, कुछ अल्फाज आपने लिखे थे उसके लिए? नहीं, तब तो लेखक बनने का कोई ऐसा था नहीं ना। लेखक तब तो आप जो विचार में आता था, जो आप छिटपुट किताबों से पढ़ते, सुनते, जागते, जो अपने भीतर एक ऊर्जा फूंक पाते थे, उससे जो निकलती थी वही होती थी। उसमें कुछ तब तक कुछ लेखक बनने का ऐसा था नहीं। इसके बाद उस आंदोलन के दरमियान वो कौन कौन से दोस्त थे, कौन मित्र थे जो आपके साथ खड़े हुए फिर आज तक अभी जिनका साथ? बहुत अच्छा सवाल है ये। उस समय से भी जो साथी थे, आंदोलनों से अलग जो लोग, मैं आंदोलनों के साथियों को तो सब जानते हैं। बड़े भाई थे मेरे अभिषेक सिंह राणा, प्रतीक शाही जी का मैंने नाम लिया, सुब्रत सिंह सनी थे, मेरा छोटा भाई मृदुल था, तेज बहादुर पाठक जी थे, प्रशांत थे, अर्श खान लकी हैं, मानस है, रणवीर, इनको तो सब जानते हैं। अभिषेक हैं, अमरीश सिंह रघुवंशी जी हैं, मेरे भाई हैं, प्रभात भैया हैं, काका है, बहुत लंबी टीम है, विक्रम है। उनके अलावा एक और टीम थी ना, जो गांव से जाते थे लोग। आलोक भाई बैठे, हमारे ग्राम सभा ग्राम प्रधान है, अजय दुबे जी थे, मोहम्मद राकिब थे, ईशु सेठ थे, विजय दुबे थे, प्रमोद मौर्य थे,
विनोद चौधरी थे, साहिल भाई थे, असद जमाली थे, बहुत तमाम साथी थे मेरे, मोनू भाई थे, तमाम ऐसे दोस्त थे जो तब से साथ थे और आज भी साथ हैं। तब से आज तक न रिश्ते में कमी आई है, न लगाव में कमी आई, न कसावट में कमी आई है। उस वक्त जब आप आंदोलन में जुड़े तो कहीं न कहीं मन में एक मनसा रही होगी कि हमें राजनीति की तरफ जाना है, राजनीति से कुछ प्रेरित रहे होंगे। जहाँ आप बैठे हैं ना, वो 7.5 कोस की रियासत थी, 84 गाँव की। तो पुरखों से किस्से सुनता था शिकारों के, पुरखों से किस्से सुनता था प्रशासनिक गतिविधियों के। अच्छा, मैंने ऐसा भी सुना है कि आप ही के खानदान से कोई थे जिन्होंने असला बंदूक लेकर के कहा कि रेलगाड़ी को सामने खड़े हो गए, बोले कि भैया रोक दो नहीं तो गोली मार दूंगा। हमारे एक दादा साहब थे, वो रमेश चंद्र सिंह जी। क्या थी वो पूरी कहानी? क्या वो हॉकी और फुटबॉल के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, बहुत अच्छे निशानेबाज थे। लोग कहते हैं कि उनसे टैलेंटेड व्यक्ति नहीं पैदा हुआ। वो लंबी कूद सबसे अच्छी कूदते थे, ऊंची कूद सबसे अच्छी कूदते थे। जो इन लोगों ने उन्हें देखा है वही उन पर यकीन कर सकते हैं, जिन्होंने नहीं देखा है वो उन पर यकीन नहीं कर सकते। एक हमारे परिवार के ही हैं, भानु प्रसाद श्रीवास्तव जी, हमारे बाबा की तरह हैं वो, अभी हैं कलेक्ट्रेट में वकालत करते हैं। किस्सा बताते हैं, वो कहते हैं लखनऊ में रियासत के काम से ये लोग गए थे, तो केडी सिंह बाबू टीम साज रहे थे, प्रैक्टिस चल रही थी। एक काम से लौटे थे, हॉकी के खिलाड़ी थे, इन्होंने अपना कार्ड भिजवाया और उतर पड़े मैदान में। आधे घंटे के गेम में 9 गोल पे मैच खत्म हुआ था। एक तरफ से ललन साहब ने और रमेश चंद्र सिंह जी ने 5 गोल दागा था। तो ये चश्मदीदों की बात है, बहुत टैलेंटेड व्यक्ति थे। आपकी मैंने सुना कि निशानेबाजी से भी बहुत तकल्लुफ़ आपका था। वो पारिवारिक हेरिटेज में था, लोगों से सुनते शिकार के किस्से कि फला कर्मनासा में ये बाघ मारा, ये चीज़ें तो एक मन में था, बचपन से सीखते थे। हमारे बाबूजी छोटे वाले दादा साहब बाबू सुरेंद्र प्रताप सिंह जी बहुत अच्छे निशानेबाज थे। शुरू में उनसे सीखा, उनके देहावसान के बाद 2005 के बाद हमारे परिवार के ही हैं खोतरा में बाबू मिथिलेश सिंह जी, बाबा हैं हमारे, वो भी उनसे सीखा। स्टेट खेला राइफल शूटिंग में, 10 एयर राइफल्स में, 10 मीटर एयर राइफल्स में स्टेट खेला मैंने। फिर कैसे कैसे दिया? छोड़ नहीं दिया। फिर हुआ क्या कि उस समय परिवार में ना बहुत सारी चीज़ें उथल पुथल में थी, बहुत बड़े लोगों का गमन हो रहा था। तो उस स्थिति में शूटिंग बड़ा महंगा गेम था और एक लापरवाही थी, एक आवारगी भी मन में थी। कुछ किया, कल ये मन किया ये कर लिया, परसों ये मन किया ये कर लिया, नहीं किया छोड़ दिया, उस मिजाज में थे। समझ नहीं आ रहा था क्या करना है क्या नहीं करना है। कम उम्र में बुलेट बहुत शिद्दत नहीं थी उसकी। ना शिद्दत थी, फ्रेम्ड नहीं थे हम। फ्रेम्ड नहीं थे। मतलब आप किसी चीज़ को बहुत मन से चाह रहे हैं और उसके लिए प्रयास कितना कर रहे हैं, लापरवाही बहुत, तो फिर छूटती चली गई, दूर होती चली गई। अभी फिलहाल आप एक लेखक के तौर पर जाने जा रहे हैं। अब अगर सफ़र में लेखक की बात करूं तो अभी हाल ही में आप जो पहली मूवी आई थी मेजर में आपने वो गाना लिखा था, लेकिन उसके पहले का जो सफ़र है कि कहाँ से फिर मन हुआ, आंदोलन को छोड़ा, निशानेबाजी को छोड़ा, नहीं हुआ। रजवाड़े खानदान से आप हैं, एक लंबी रियासत भी आपकी थी, उन सबको इग्नोर करते हुए आप कलम के जादूगर बनना। मन नहीं, कलम देखिए, मन नहीं हुआ पहला सवाल। एक सवाल में आपके कई सारे सवाल थे। मन नहीं हुआ। मनोज भैया आईफा जीत कर आए थे, ये बात मैंने भी किस्सा बहुत बार सुनाया है कि उनका मंच में एंकर कर रहा था, उन्हें लगा कि बहुत अच्छा बोलता है, बहुत अच्छा लिखता है। उन्होंने मेरे सोशल मीडिया को फॉलो किया और उन्होंने कहा कि तुम्हें फिल्में लिखनी चाहिए। इस तरह उन्होंने मेरा चेहरा उधर घुमा दिया, तो मैं उधर हो गया। दूसरी बात, जितने भी रजवाड़े परिवार होंगे, राज परिवार होंगे, वहाँ पढ़ने लिखने का कल्चर बड़ा शानदार रहा होगा। वहाँ पे अच्छी किताबें मिलेंगी आपको, अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छे व्यक्तित्वों का आना जाना रहा होगा। बिल्कुल। तो मेरे परिवार में भी था। तो उनके पास करीब बच्चे की तरह चाय की प्लेट लेकर खड़े रहने में, चाय का ट्रे लेकर खड़े रहने में बहुत बार चीज़ें घुलती थी मन में। तो वहाँ से निर्मित हुई, वहाँ से निर्माण हुआ और वहाँ से चीज़ें शुरू हुई। मैंने आपके बारे में सुना था शुरुआत में कि सुल्तानपुर में कोई एक छोटा सा कार्यक्रम था और उसमें कोई शायद होस्ट करने वाला मिल नहीं रहा था। फिर बाद में किसी ने आपको सजेस्ट किया, शायद अमेठी के रहने वाले होते। फिर इसके बाद वहाँ माइक आपने संभाला। वही तो मैं कह रहा हूँ कि मनोज भैया का कार्यक्रम था, दीपक भैया ने मुझे कहा कि तुम करो। तो मुझे लगा मैं कहाँ, मैं पॉलिटिकली चीज़ें करता हूँ, ये तो उन्होंने कहा नहीं कोई नहीं और नहीं। मंच पर पहुँचते शुरुआत कहाँ से किया था? इतना याद नहीं है, पर कुर्ता पजामा पहन के गया था, ये याद है। मैं कभी सोच के प्लान करके बोलने नहीं जाता हूँ। मैं आपके साथ बैठा हूँ तो मैंने सोच के नहीं बोला है कि मैंने आपसे शायद कहा भी था ना कि मैं सवाल लेकर इंटरव्यूज नहीं करता, क्वर्क में जो आए जो चीज़ें निकल जाए तो बिल्कुल वही है। कुछ डर नहीं था कि इतनी ऑडियंस सामने बैठी हुई है, लोग बैठे हुए हैं, पहली बार मंच संभाल, मनोज मुंतसी जी का मंच था? नहीं, डर नहीं लगता है, डर नहीं लगता है। अब राम जाने ये नेचर में है, प्रकृति में, कभी नहीं लगा। क्या जादू ऐसा किया कि आप उनके मन में बस गए, फिर उन्हें लगा कि इस लड़के अब ये को तो उनसे कभी मिलेगा तो पूछेगा कि क्या दिखा था उस लड़के में। आपने कभी वैल्यूएशन किया अपना? नहीं, मैं करता भी नहीं, वो ईश्वर करे, लोग करें, मैं क्यों करूँ? इस काम के लिए मैं थोड़ी बना हूँ।
लोग कहते हैं ना कि अपनी गलतियों को सुधारना है तो हाँ, इवैल्यूएशन मेरा करना काम, जरूरी है। मेरे सारे दोस्त इतने अच्छे हैं, वो मुझे बताते हैं कि तुमने ये खराब किया है, तुम्हें ये गलत किया है, तुम्हें इस तरह नहीं बात करनी चाहिए थी। तो जिसके आसपास जिसके इतने मित्र हों, साथी हों, उसे खुद के बारे में क्यों सोचना चाहिए? वो सोचते हैं, वो मुझे बताते हैं, मैं वैसा करता हूँ। मुझे अपनी गति पर फोकस करना है, बाकी जितनी भी आलोचना है समाज से और मेरे दोस्तों से मुझे मिले, बिल्कुल, उसको ग्राह्य करके आगे बढ़ते रहना है। मैं क्यों इस बारे में सोचूं कि क्या है? आपके जीवन के बारे में बातें तो करते रहेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज तक जो कुछ आपने लिखा है उसमें आंदोलन की अगर कोई कविता या कुछ ऐसा लिखा हो तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को। पहली जो 4 पंक्तियां मैंने पढ़ी थी ना, हम्म, वो बहुत वायरल भी है कि जाकर कह दो बस जुबान और बेकाबू कप्तानों से, हम्म, चौकी चौकी जाकर कह दो थानों से, हम डरते नहीं हथकड़ियों से, लाठी से, उनकी गोली से, हम हैं आगे बढ़ने वाले इंकलाब की बोली से। वाह, तो ये कप्तान साहब को हम लोगों ने बंद किया था उनके ऑफिस में आंदोलन में, तो वो वहाँ पढ़ी गई थी। मुकदमे भी हुए होंगे फिर तो। जेल पहली जेल यात्रा। पहली जेल यात्रा अगर मुझे ठीक ठीक तारीख याद है तो 2012 6 दिसंबर, हम्म, 2012 6 दिसंबर। कितने दिन जेल में रहे? हफ्ता भर रहे होंगे। अनुभव कैसा था? पहली बार जब गए ना तो लग रहा था कि यार काम तो ठीक कर रहे थे, ये कैसे हुआ, क्या चीज़ें हुई। फिर ना मुझे रश्मि रथी दी अभिषेक सिंह राणा ने, कमधाई से बड़े भाई ने। हाँ, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, और इस रेफरेंस के साथ दी कि जब रघुराज प्रताप सिंह जी जेल में थे और धनंजय सिंह जी जेल में थे, तो धनंजय सिंह जी को रघुराज प्रताप सिंह जी ने भिजवाई थी रश्मि रथी। इस रेफरेंस के साथ मुझे रश्मि रथी मिली। मुझे कुछ चंक्स पहले से पता थे, फिर जेल में मैंने वो पढ़ी कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। बिल्कुल। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल, सत पथ की ओर लगा करके जाते हैं हमें जगा करके। बिल्कुल। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, खम्भ ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव खड़, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी हो जाता है। पीसा जाता जब इछु दंड, बहती रस की धारा प्रचंड, मेहंदी जब जब सहती प्रहार, बनती लल्लाओं का श्रृंगार, जो पुष्प पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। सच्चाई विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, शूरमा नहीं विचलित होते हैं, क्षण एक न धीरज खोते हैं। इस तरह से मिली तो मोटिवेशन मिला, अच्छा अनुभव था। मैं देखता था, ये पढ़ने के बाद 7 दिन तो ऐसे ही बीत गए। हाँ नहीं, फिर मैं देखता था ना कि कौन किस धारा में आया है, उनसे बात, उनकी मनोवृत्ति के बारे में पूछना कि अच्छा आपने ये क्यों किया, अच्छा आपके पीछे क्या था। सबके भीतर एक सहज मानव होता है। एक बात समझ आती है, जो लोग किसी की हत्या करके या अन्य जघन्य हीनियस क्राइम में जाके जेल काटते हैं 10 साल 20 साल 15 साल 8 साल, उनसे बात करके एक बात समझ में आती है कि अगर 10 मिनट बर्दाश्त कर लिया हो तो 10 साल ना काटना पड़ता। वो 10 मिनट बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसलिए 10 साल उन्हें काटना पड़ता है। ये बात बखूबी समझ में आई। आपने अभी जब इस बात की शुरुआत की तो ये भी कहा कि जब आपको रश्मि रथी भेंट की गई तो आपको बताया गया कि राजा भैया और धनंजय सिंह जैसे लोग जेल में हैं और उनको एक किताब भेजी गई, तो उनकी छवि तो आज कुछ और है, बताने की जरूरत नहीं है। तो नहीं, कभी ऐसा कुछ गढ़ा जा रहा था कि रितेश अजवाड़ा के अंदर वो चीज़ें देखी जा रही थी, कभी रितेश अजवाड़ा भी धनंजय सिंह और राजा भैया बनेंगे। देखिए, अगर आप पर्टिकुलरली दोनों लोग पे अलग अलग मुझसे बात करेंगे तो मैं बात कर सकता हूँ। रघुराज प्रताप सिंह भद्री राज परिवार से, उनके पास, उनके ऊपर, उनके 100 गाँवों की जिम्मेदारी है। हमारी अम्मा कहती थी ना कि जमींदारी गई है जिम्मेदारी नहीं गई है, तो उनके पास उनके 100 गाँवों की जिम्मेदारी है। 93 से लगातार वो चुनाव जीतते आ रहे हैं। जिस संदर्भ में वो जेल गए थे और उनके पिताजी को भी जिस संदर्भ में भेजा गया था कि 47 दिखा के, वो संदर्भ एक सरकार का कुचक्र था, क्योंकि सरकार के खिलाफ कुछ विधायक लामबंद थे, बस इतनी सी बात थी। तो जिस संदर्भ में ये बात कही गई थी ना, वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड संदर्भ था। चलिए अब बात करते हैं आपकी किताब पर। अभी इश्क बगावत आपकी एक किताब है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई है हाल ही में, बहुत कम समय में आपने बहुत शोहरत हासिल कर ली है। कम समय मत देखिए, अमूमन लोगों की नज़रों में ऐसा लगा कि बहुत कम समय में। नहीं, मुझे तो लगता है कि बहुत समय हो गया। 19 साल से, हाँ, 19 साल से आज तक सड़क पे रहते, लड़ते भिड़ते, नारे लगाते, आज दिख रहे होंगे लोग। क्या साहित्य की नींव उसी वक्त पड़ गई थी? साहित्य की नींव आपके पैदा होने से पड़ जाती है। जब आपके कान में पहल सोहर आंगन में गाया जाने वाला सोहर पड़ता है ना, तभी साहित्य की उपज आपके कान में पड़ जाती है। रितेश बस अभिमन्यु नहीं हुए।
क्यों, अब पता नहीं, व्यू मिलेगा तो ये साबित हो जाएगा कि है कि नहीं है। ये तो व्यू तय करता, अभिमन्यु थोड़ी तय करते हैं कि अभिमन्यु है कि नहीं, चक्रव्यूह तय करता है कि अभिमन्यु है कि नहीं। बाहुबली फिल्म में भी कुछ आपका बाहुबली जिक्र बिफोर हुआ द था। बिगिनिंग नेटफ्लिक्स सीरीज जी। जो बनी और आई नहीं, मैंने उसके संवाद पे काम किया था। क्या कोई ऐसा डायलॉग आपका जो बहुत ज़्यादा अभी अब आती तो फिर अभी एनडीए जब आप साइन करते हो, कल हो सकता है वो आए, तो आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते। एक आपका नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन होता है, जी जी आप नहीं कर सकते उसको, करना भी नहीं चाहिए, ठीक बात नहीं है। बिल्कुल। अभी मेजर फिल्म में कुछ केवल मेरे एक में गाना लिखा था। 2 गाने थे, अभी तो आज रज़ाकार रिलीज हुई, उसके संवाद और दोनों गाने हैं। रजाकार तो रिलीज हो गई है। हाँ, और मेजर का क्या हाल रहा? मेरे सुपर हिट थी, मेजर तक का सफ़र कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, बहुत शानदार रहा, बहुत अच्छे दोस्त मिले, बहुत बढ़िया लोग मिले, बहुत अच्छे लोगों के साथ काम किया। डीवी शेष जो उस फिल्म के हीरो थे, राजीव भारद्वाज जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे उसके, शशि टिक्का जो डायरेक्टर थे उसके, तमाम साथियों से, और बहुत अच्छे दोस्त मिले, बहुत बढ़िया रिश्ता बना लोगों से, आज भी है। मेरे रिश्ते जिनसे बने ख़राब नहीं होते। तो जब मेजर फिल्म के लिए आपको गाना लिखना था, तो कभी ऐसा हुआ था कि आप घर पे बैठे थे या कहीं सुकून से बैठे थे, अपनी ज़िंदगी जी रहे थे और अचानक से एक फ़ोन कॉल आता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या था? पूरी मैं कहानी वहाँ क्या पे थी? था, बाहुबली में था। मुझे एक मेरे दोस्त है मुकुल, उनके फादर माँ कमिश्नर थे, उनकी मम्मी सेक्रेटरी थी तेलंगाना सरकार में, तो वो भी आईएएस कर चुके थे, लेकिन उन्होंने बाद में छोड़ के वो फिल्म मेकिंग में आ गए थे। तो मुकुल ने मुझे कहा कि भैया एक मेरा दोस्त है, वो फिल्म कर रहा है, उसको गाने चाहिए। तो हम कहा हाँ ठीक है। मैंने मीटिंग करी, उन्होंने सिचुएशन बताई, ट्यून दी, मैंने लिखा, अप्रूव हुआ, चीज़ें हो गई, ऐसे ही हुआ। मतलब उन्होंने सामने से बुलाया था? हाँ हाँ, सामने से बुलाया। चलिए, ये तो आपके निजी जीवन की बातें थी, और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आपने जो कलम से जो कुछ भी आज तक लिखा है उसको थोड़ा सा सुनाएं, जो बहुत ज़्यादा चर्चित हुई हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं एक नज़्म सुनाता हूँ आपको कि जरूर, स्वागत है। होठ पे होठ धरे 15-16 साल के हम, ना समझ उम्र मोहब्बत का वज़न, और ये हम गुड़ में घोले हुए हसास से मीठे की तरह, कच्चे मेड़ों पे हरी दूब के गुच्छे की तरह, आँच से उतरी हुई खीर की खुशबू की तरह, पहली बिछड़न में ढले प्यार के आंसू की तरह, कम सिनी आई थी वो सुबह सी नहलाई हुई, आँख में नींद सी और जिस्म कुम्हलाई हुई, दो नए रंग से एक रंग बनाने का भरम, थोड़े से ख्वाब लिए, थोड़ी सी वो, थोड़े से हम नएपन में ज़रा भी नहीं समझे कि हमें एक होने के लिए ज़ख्म उठाने होंगे, जी का मिलना भी गुनाह होगा ज़माने के लिए, ख्वाब जो सींचे थे वो ख्वाब जलाने होंगे। वो लड़ी खूब लड़ी, सबसे लड़ी रूठ गई, एक हद तक थी वो मजबूत मगर टूट गई, माँ के आंसू ने मिटा डाली इबारत सारी, एक झटके में गिरा डाली इमारत सारी। मैं कहाँ जाऊँ, मुझे होश नहीं है कुछ भी, जानता हूँ कि तेरा दोष नहीं है कुछ भी, पर चला जाता हूँ तो खुश रहे, आबाद रहे, ऐ मेरी दोस्त मगर इतना तुझे याद रहे, भूल जाएंगे सभी दर्द पुराने वाले, इतना रोएंगे मेरे बाद ज़माने वाले, इन हवाओं का बदन सूख के मर जाएगा, है मेरे बाद कहाँ खुशबू बनाने वाले। गजब। अभी आपने अपनी किताब में लिखा है, तू मोहब्बत नहीं समझती। नहीं समझता, कोई नहीं समझता। जरा सा वो नज़्म भी सुनाइए। तू मोहब्बत नहीं समझती है, हम भी अपनी अना में जलते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट। तू मोहब्बत नहीं समझती है, हम भी अपनी अना में जलते हैं, इस दफ़ा बंदिशें ज़्यादा हैं, छोड़ अगले जन्म में मिलते हैं। वाह। तो ये मोहब्बत समझाने वाली बात, कभी मोहब्बत वगैरह का मामला था क्या? कुछ मोहब्बत हुई थी कभी किसी से? मोहब्बत सिर्फ दो लोगों को नहीं होती है, आप शारीरिक बीमार हैं या मानसिक बीमार हैं, मैं दोनों नहीं था। और मोहब्बत दुनिया की सबसे पाकीज़ा चीज़, जीवन की उपलब्धि है। मोहब्बत फ्लेम है, मोहब्बत दुआ है, मोहब्बत अध खुली आँखों का वो ख्वाब है जो पूरा हो ना हो लेकिन सारा जीवन व्यक्ति उसकी प्रतीक्षा में गुजार सकता है। मोहब्बत शिव की चित्कार है जो सती को हाथ में लेकर वो चलते हैं। मोहब्बत भगवान राम का विरह है जो हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी गाते हुए कहते हैं। मोहब्बत श्री कृष्ण का, त्रैलोक के भुवन मोहन कन्हैया का वो दुख है जो राधा से विरक्ति के बाद, राधा से अलग होने के बाद सारा जीवन उन्हें फलता फूलता रहा। मोहब्बत शानदार चीज़ है। मोहब्बत रितेश की मोहब्बत कैसी थी? बहुत शानदार थी।
हमारी थी तो शानदार होगी और क्या। मोहब्बत अधूरी तो नहीं रही, नहीं ठीक है, अधूरी अधूरा और पूरा बाद में शायर बनना पड़ गया। ना ना ना, अधूरा और पूरा होना, मोहब्बत होना बड़ी बात है ना। मोहब्बत कंडीशन में थोड़ी होती कि इतना 3 कदम चल के 2.5 कदम घूम जाना है तो मोहब्बत है। नहीं, मोहब्बत थी, मोहब्बत है। मोहब्बत आपके भीतर, मैंने कहा ना, एक फ्लेम है। आईना, अपने आईना लिखा था। आईना क्या है? कुछ चीज़ें इसमें से आप सुनाएं आईना कहाँ हमारे है दर्शकों। यहाँ है ना ये। आईना मैंने इसलिए पूछा, बहुत सारी लाइनें उसमें लिखी थी, बहुत सारी आपकी कविताएं हैं। मैंने आईना इसलिए भी पूछा चूँकि आप आंदोलन से जुड़े थे। आईना दिखाने का काम कुछ न कुछ करके रहेगा आईना, पत्थरों से भी लड़ेगा आईना, रूप का जादू अभी देखा कहाँ है, आईने को खुद चलेगा आईना। अरे वाह। आईना दिखाने का काम देखिए, ये किसी भी नौजवान को करना चाहिए। इसके लिए शायर होने की आवश्यकता नहीं है। लोक में, लोकतंत्र में 68% भारतीय लोकतंत्र में आज के समय में नौजवान है। और उस 68% नौजवान की जिम्मेदारी बनती है कि वो सवाल पूछे। उसके लिए कवि होना, शायर होना कोई एलिजिबिलिटी नहीं है कि आप नहीं है तो नहीं पूछ सकते हैं। धन्यवाद बात करने के लिए आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे रितेश रजवाड़ा जी, जो हाल ही में इनकी एक मूवी हाल ही में रिलीज़ हुई है, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जीवनी पर बनाई गई है। आप जाएं, सिनेमा घरों में इस वक्त चल रही है। नाम ज़रा बताएं। रजाकार। रजाकार, आप उसे और देखें। इश्क बगावत खरीदें, पढ़ें। हाँ, इश्क बगावत मैं भी जो है इसको पढ़ूंगा। और हालांकि मेरे घर में एक बुक रखी हुई है, लेकिन मुझे मैं गुस्ताखी हुई है मुझसे कि मैं पढ़ नहीं पाया समय के सारे अभाव में। बदमाश लड़कों का काम आसान कर देगी ये किताब। चलिए, इसको भी आप लोग पढ़िए। और अगर आप सुल्तानपुर से हैं तो रितेश जी आपके सुल्तानपुर की सरजमी से हैं। आप इन्हें खूब मोहब्बत दे भी रहे हैं, और भी दीजिए, हमारे भी माध्यम से दीजिए। सवाल करते रहिए, जिंदा रहिए, जिंदाबाद रहिए। जहाँ ख़राब लगे चीज़ें, और खूब पढ़िए, मेरी ताकीद है इनके हवाले से, इनके चैनल के हवाले से, कि किताबों की शरण में जाइए, खूब पढ़िए, जो मिले वो पढ़िए, सवाल करिए। ये देश आपका है, ये मिट्टी आपकी है, ये खैर सवाल करते रहिए। आपका लोक है, आपका सुल्तानपुर है, जहाँ के भी हो आप, जहाँ जहाँ इनकी आवाज़ पहुँच रही है, सवाल जिंदा रहेगा तो लोकतंत्र जिंदा रहेगा। आप भी जिंदा रहेंगे, मैं भी जिंदा रहूँगा। कितने घंटे किताब पढ़ते हैं? मैं अभी कम हो गया, लेकिन सोते वक्त ज़रूर पढ़ता हूँ 10-20 पेज पढ़ के ही सोता हूँ। हाँ मतलब 1-2 घंटे। हाँ, 20 पेज पढ़ना चाहिए आदमी को, अंडरलाइन करनी चाहिए। आज भी मैं चित्रलेखा पढ़ रहा था। धन्यवाद बात करने के लिए। धन्यवाद। तो ये पूरी वार्ता आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। वीडियो को शेयर करिए, और सुल्तानपुर से देखने वाले तमाम जो लोग हैं, इस पहचान को हर घर तक पहुंचाइए, और इस किताब को ख़रीदिए, किताब को पढ़िए, बहुत मज़ा आएगा। और युवाओं को वैसे भी रितेश रजवाड़ा जी बहुत पसंद आते हैं, इनके अल्फाज बहुत पसंद आते हैं, मुझे भी बहुत पसंद है। बहुत दिन से वादा था, और भैया से मैंने बहुत दिन से कहा था कि आपसे बातचीत करेंगे, मिलेंगे करेंगे। रात के 12 बजे ये बात कर रहे हैं, अगर मैं नींद में आकर मैं लेकिन ठीक है, प्रेम है आलोक भाई का जी। हम लोग बैठे हैं। ठीक, तो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा। वीडियो को शेयर करिए, हर घर तक पहुँचाइए। जय हिंद, धन्यवाद।